हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम योग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसीटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या सीपीसीटी की तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली आपको हम दिखाते चलेंगे ताकि आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए हमें क्या प्रेस करना चाहिए? व्हिच एप्लीकेशन इज यूज टू स्विच बिटवीन मोर देन वन प्रोग्राम? अगर आपको एक से अधिक प्रोग्राम के बीच में स्विच करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज़ करना चाहेंगे? तो इसमें से जो राइट आंसर दिया है तो क्या दिया है? अल्ट प्लस टैब। तो अल्ट प्लस टैब आप प्रेस करते हैं तो मोर देन वन प्रोग्राम अगर आपके टास्क बार पे ओपन है, खुले हुए हैं, तो आप मोर देन वन प्रोग्राम पे आप स्विच कर सकते हैं, जा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं, एक नया एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं, नोटपैड। ओके, तो नोटपैड जैसे मान लीजिए ओपन किए हुए हैं। अगर आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन पे जाना है, जैसे हमने यहाँ पे प्रेस किया कीबोर्ड से अल्ट प्लस और यहाँ पर टैब हम प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कई प्रोग्राम यहाँ पे स्विच हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे कोई प्रोग्राम, तो आप जिस प्रोग्राम के अंतर्गत आप जाना चाहते हैं तो अल्ट और टैब प्रेस करेंगे तो आप संबंधित प्रोग्राम पे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ये यानी कि अल्ट प्लस टैब। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अल्ट प्लस टैब हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर अल्ट प्लस टैब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज टू। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज होता है कट सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कट सेलेक्टेड आइटम के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको हम प्रैक्टिकली दिखा देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, अगर आपको यहाँ पे इसको कट करना है तो जैसे अगर हमने यहाँ पे गलत कर दिया है, अगर इसको कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस यक्स का यूज होता है सेलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। मतलब एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया और आपको हम यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं, जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, इनको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ए और बी और सी, इन सी डी, ये सभी क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। और ये 1 2 3 4 ये सभी क्या होते हैं? रो होते हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ रो और कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं तो आप ए और 1 के बीच में यहाँ पे जो सेलेक्ट ऑल बटन है, यहाँ पे आप कीबोर्ड यानी कि माउस के द्वारा आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपको ये बता भी देगा कि कितने कॉलम और कितने रो होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,48,576 कितने रो होते हैं और 16,384 यहाँ पे कॉलम बता रहा है। तो यहाँ पे ये रो और कॉलम की संख्या नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से जो बनता है उस बॉक्स को क्या कहते हैं? तो उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल इज यूज टू। कंट्रोल अल्ट और डिलीट का यूज़ किस लिए करते हैं? तो अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और अल्ट बटन दबा के रखेंगे
और डेल बटन प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, सिस्टम रीबूट होगा, यानी कि सिस्टम फिर से रीस्टार्ट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रिबूट कहते हैं। तो रिबूट करने की जो शॉर्टकट की होती है तो क्या होती है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। तो अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखिए, अल्ट दबा के रखिए और डेल बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम को आप रिबूट भी कर सकते हैं और सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, सिस्टम को अगर रिबूट करना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बी फ्रेश अल्ट प्लस F4, अगर आप कीबोर्ड के द्वारा अल्ट प्लस F4, यहाँ पे फंक्शन की F4 का यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो अल्ट प्लस F4 प्रेस करने से क्या होता है कि क्लोज द करंट ओपन प्रोग्राम, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्रोग्राम ओपन करके रखा हुआ है, सपोज हमने ओपन किया नोटपैड। ओके, अगर आप इस नोटपैड प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट प्रोग्राम है, करंट सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो वर्तमान में एक्टिव है, तो वर्तमान में अभी क्या एक्टिव है हमारा, ये नोटपैड एक्टिव है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अल्ट F4 प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड से तो क्या होगा कि वर्तमान समय का मतलब कि जो करंट प्रोग्राम ओपन है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा वर्तमान में क्या है, ये क्वेश्चन यानी कि ये PDF फाइल हमारी ओपन है। अगर हम यहाँ पे अल्ट F4 कर देंगे तो हमारी ये PDF फाइल ये बंद हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में कौन सा एक्टिव है, यही PDF फाइल। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप प्रेस कर दीजिए, क्या प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल अल्ट प्लस F4, तो वर्तमान समय में यानी कि करंट जो प्रोग्राम ओपन है वही क्लोज होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, अल्ट प्लस F4, इसको याद रखना है कि करंट प्रोग्राम को अगर बंद करना है, करंट सॉफ्टवेयर को बंद करना है वर्तमान में जो खुला हुआ है, इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है तो क्या होती है, अल्ट प्लस F4 होता है। तो यहाँ पे F4 फंक्शन की आपको प्रेस करना है, F4 प्रेस करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट F4। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम प्रैक्टिकली करके दिखाते जाएंगे ताकि आपको रटने की आवश्यकता न पड़े। तो अगर आप आंखों देखा हाल यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकली तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इन वर्ड डॉक्यूमेंट टू कन्वर्ट द हाईलाइटेड सेक्शन इनटू इटैलिक पैटर्न बी फ्रेश, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट में आप सेलेक्ट करके मैटर को आप क्या प्रेस करिए, कंट्रोल प्लस आई प्रेस करिए। तो कंट्रोल प्लस जब आई आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट अपना इटैलिक होगा। इटैलिक यानी कि अक्षर जो होते हैं हल्का सा तिरछा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है CPCT, ठीक है, हमने ये लिखा CPCT। जब आप इसको सेलेक्ट करने के बाद पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो आपका जो ये CPCT लिखा हुआ है तो कुछ इस तरह से, मतलब कि वो इटैलिक फॉर्म में हल्का सा तिरछा होकर के आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, इटैलिक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस आई होगा। तो इसको हम थोड़ा सा करके भी दिखा देते हैं कि इटैलिक किस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम MS वर्ड खोलते हैं। MS वर्ड खोलने के लिए आप डायरेक्ट विंडो R प्रेस करिए और यहाँ पर बिन वर्ड आप टाइप करिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने MS वर्ड ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, एक दो पैराग्राफ। यहाँ पे रैंडम फंक्शन लगाते हैं। तो रैंडम फंक्शन क्या होता है कि रैंडमली कोई भी आपको पैराग्राफ दे देगा, जितने नंबर लिखेंगे आप। हमने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 पैराग्राफ दे देगा। एंटर मारेंगे तो ये 2 पैराग्राफ आ जाएगा, 3 करेंगे तो 3 पैराग्राफ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे यूज़ करना है, हमें क्या यूज़ करना है, इटैलिक यूज़ करना है। तो इसको हम कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। सेलेक्ट करने के बाद क्या करिए, आप प्रेस करिए कंट्रोल प्लस आई करिए। तो आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अक्षर हल्का सा तिरछा हो जाएगा। अगर अक्षर को मोटा करना है तो कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो अक्षर मोटा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अंडरलाइन यानी कि सभी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आए तो इसके लिए कंट्रोल प्लस यू प्रेस करना पड़ेगा। अब कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट जस्टिफाई
जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई में क्या होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको लेफ्ट कर देंगे, कंट्रोल प्लस एल करेंगे लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट साइड से इक्वल आएगा, राइट साइड में ये उल्टा सीधा आएगा। अगर कंट्रोल प्लस आर प्रेस करते हैं तो ये राइट साइड इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आपको टेक्स्ट हाईलाइटेड है उनको इटैलिक करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और शॉर्टकट की दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस जे। इसका यूज क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस जे का यूज होता है जस्टिफाई के लिए। अब तो अभी हमने जस्टिफाई के लिए बता भी दिया है कि जस्टिफाई क्या होता है कि लेफ्ट और राइट यानी कि आपस में इक्वल होते हैं। देखिए अभी कंट्रोल प्लस जे करते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस जे हम करने वाले हैं, तो ये हमने किया कंट्रोल प्लस जे, तो ये लेफ्ट साइड मार्जिन और राइट साइड का मार्जिन इक्वल रहेगा। अगर हम कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो ये लेफ्ट साइड का होगा, और कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट साइड का मार्जिन इक्वल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस एल किस लिए होता है, तो ये लेफ्ट साइड के लिए मार्जिन सेट करने के लिए होता है। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है कंट्रोल प्लस के, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस के का यूज होता है हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए मतलब जैसे अगर आपको यहाँ पे हाइपर लिंक इंसर्ट करना है एमएस वर्ड में, तो आप एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपर लिंक नाम का डायलॉग बॉक्स ही खुल जाएगा, और यहाँ पे आप लिंक दे दीजिए। इसका यूज़ क्या होता है हाइपर लिंक का, अगर आपको कोई भी लिंक सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिंक सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम फेसबुक का लिंक सेट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया www.facebook.com। ओके, तो यहाँ पे हमने facebook.com किया, ये फेसबुक का लिंक सेट हो गया। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते हैं, कंट्रोल दबा के रखिए और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि किसी भी ब्राउज़र पे जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपका कंप्यूटर में सेट होगा तो वहाँ उसके माध्यम से facebook.com खुल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, या फिर आप किसी भी ड्राइव के लिए पाथ सेट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए कर दिया, कंट्रोल प्लस के प्रेस किया, अब ये खुल गया। अगर यहाँ पे हमें डी ड्राइव के लिए, ठीक है, चलिए हम यहाँ पे डी ड्राइव के लिए क्या सेट कर देते हैं, डी ड्राइव के लिए पाथ सेट कर देते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डी ड्राइव के लिए पाथ सेट हो गया है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये डी ड्राइव खुलेगा। यहाँ क्या बोला, देखिए ओपन करने के लिए बोला यस करिए। ठीक है, हम यहाँ पे यस प्रेस करते हैं तो ये डी ड्राइव अपना ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखिए यहाँ पे ये डी ड्राइव अपना ओपन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन एमएस एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देयर इज डॉट डॉट इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार के नीचे होता क्या है, तो पहले आप ध्यान से देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अब देखिए जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाली पट्टी ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। ठीक है, ये 2007 या अगर 2007 से अधिक वाला वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तब यहाँ पर जो क्या कहलाएगा, ये टैब कहलाएगा। ठीक है, और अगर आप 2003 2000 वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तब यहाँ पे जो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, ये सभी क्या होते हैं, मेनू होते हैं। तो कहने का जो मतलब है, टाइटल बार के जो नीचे होता है वो मेनू होते हैं। मेनू के बाद अगर आप 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो टाइटल बार के नीचे क्या होता है आपका, ये टैब होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो टैब के नीचे फिर क्या होते हैं, या मेनू के नीचे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है किस जगह को क्या बोलते हैं। और टाइटल बार के जस्ट बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार कहते हैं। ठीक है, हमने ये बताया भी था। तो यहाँ पर आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। क्वेश्चन यहाँ पे ये कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार के नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं। तो जो टाइटल बार होता है उसके नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हम मेनू बार कहते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है तो क्या होगा, मेनू बार होगा, आपका स्क्रॉल बार नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेनू बार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है
कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड हो गया मोबाइल के लिए, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए हो गया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल विंडोज़ किसके लिए होगा, पीसी के लिए हो गया। तो ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कवर क्या होता है, कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन के इंटरनल पार्ट को क्या करता है, वो ऑपरेट करने का काम करता है। तो ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंडर विच मेनू इज प्रिंट प्रीव्यू फाउंड इन वर्ड। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो प्रिंट प्रीव्यू नाम का ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू नाम का जो ऑप्शन होता है कहाँ पे होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू का जो नाम का ऑप्शन होता है तो कहाँ पे होता है, हमेशा फाइल मेनू के अंतर्गत आता है। तो कहाँ आता है, फाइल मेनू के अंतर्गत। तो आइए दिखाते हैं कि फाइल मेनू के अंतर्गत ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए आप जो है तो क्या करिए कि MS वर्ड ओपन कर लीजिए, ठीक है, MS वर्ड ओपन कर लिया। अब MS वर्ड ओपन करने के बाद फाइल मेनू पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन रहता है। अगर आप 2007 यूज़ कर रहे हैं वर्जन, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रीव्यू भी दिखाई देगा, राइट साइड में प्रीव्यू दिखाई देगा। तो प्रीव्यू होता क्या है, दरअसल प्रीव्यू का यूज होता है कि किसी भी मैटर को प्रिंट आउट लेने से पहले उसका हम व्यू देखते हैं कि क्या जो मैटर लिखा हुआ है वाकई में प्रिंट आउट जो आएगा वो सही आएगा कि नहीं आएगा, कहीं अपना टेक्स्ट कट तो नहीं रहा है, तब हम उस प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो प्रिंट प्रीव्यू देखने की जो शॉर्टकट की होती है तो Ctrl+F2 होता है। आपको इसको याद रखना पड़ेगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की MS वर्ड में क्या होती है, Ctrl+F2 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने दो नई चीज़ें सीखा। पहला कि प्रिंट प्रीव्यू कहाँ पे होता है, फाइल मेनू के अंतर्गत आता है। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है, Ctrl+F2 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर को याद रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा शॉर्टकट की और बता देता हूँ आपको। दूसरा शॉर्टकट की एक और है, क्या है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं, अगर आप Ctrl+F2 प्रेस करेंगे ना तो ये फिर भी प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। और अगर आप Alt+Ctrl+I प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करेंगे, Alt+Ctrl+I, ध्यान रखिएगा। दो शॉर्टकट की हमने आपको बताया, क्या क्या, अल्ट AL, यहाँ पे हमने बताया आपको दो शॉर्टकट की क्या यूज़ करना है, ALT, Alt+Ctrl+ और I प्रेस करना है। क्या, Alt+Ctrl+I प्रेस करेंगे तो फिर भी प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने दो शॉर्टकट की आपको बताया है। प्रिंट प्रीव्यू वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, क्योंकि ये प्रिंट प्रीव्यू हर वर्कर को यूज़ करना पड़ता है जो कि कंप्यूटर वर्क कर रहा है, MS वर्ड का यूज़ कर रहा है और वो प्रिंट लेने से पहले मैटर को देखना चाहता है, तो उसका यूज़ करता है। या तो फाइल मेनू पे जाके क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू पे, या तो शॉर्टकट की पता होगा तो उसका यूज़ करके ज़रूर करता होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के लिए दो शॉर्टकट की बताया, उसको बिल्कुल आपको याद रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो कौन कौन से शॉर्टकट की हैं यहाँ पर बताया आपको हमने, Ctrl+F2 बताया, और दूसरा जो शॉर्टकट की होता है अल्ट, क्या, Alt+Ctrl+ और आई। ओके फ्रेंड्स, दो शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू के लिए होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हम क्योंकि हमने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
F2 की इज यूज टू चेंज दी डॉट डॉट ऑफ द फोल्डर। मतलब जो F2 की होता है तो क्या वर्क करता है, तो देखिए जो F2 होता है तो ये रीनेम का काम करता है। क्या करता है? रीनेम। जिस तरह से आप किसी भी फाइल का नाम आप बदल सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं, वही काम आप F2 के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। अगर एक्सेल में आप किसी भी सेल पर, एक्सेल पर आप किसी भी सेल पर कर्सर रख करके और F2 प्रेस करेंगे तो ये काम क्या करता है? सेल को एडिट करने का काम करता है। क्या करता है? सेल को एडिट करने का काम करता है। क्या? F2 वर्क करता है। अगर आप किसी भी फाइल का नाम या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, क्या? फोल्डर का नाम या फाइल का नाम बदलना चाहते हैं, तब भी आपको F2 ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि F2 की इज यूज टू चेंज द डॉट डॉट ऑफ द फोल्डर। अगर आपको F2 का यूज़ करना है तो क्या वर्क करता है ये? तो ये फाइल का नाम या फोल्डर का नाम बदलता है। ओके, तो इसको आइए हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देते हैं, क्या ये वाकई में ऐसा ही काम करता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है और इसका नाम हम बदलते हैं, ठीक है। हम F2 प्रेस करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे F2 प्रेस किया, ये देखिए आ गया, हमने इसका नाम ये रख दिया, ठीक है। ये देखिए इसका नाम बदल गया। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये शॉर्टकट की समझ में आ गई होगी कि F2 का जो यूज होता है तो किस लिए करते हैं। तो फाइल या फोल्डर का नाम आप बदल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका आप किस तरह से कर सकते हैं? दूसरा तरीका या तो फिर आप राइट क्लिक करेंगे उस फाइल पे और राइट क्लिक करने के बाद फिर ये एडिट पे जाएंगे, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जब, तब वो वहाँ पे राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये आएगा क्या? एडिट ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्या करने के लिए? फाइल को रीनेम करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। और यही शॉर्टकट क्या होता है? F2 होता है शॉर्टकट की। F2 प्रेस कर देंगे तो ये रीनेम के लिए आपको बोलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये समझ में आसानी से आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डबल डबल क्लिकिंग ए वर्ड विथ ए माउस। मतलब कि अगर आप माउस के माध्यम से डबल क्लिक करते हो तो क्या होता है, ठीक है। तो सेलेक्ट द कंप्लीट वर्ड, यानी कि एक कंप्लीट वर्ड को सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिलेक्शन करने की बात आ रही है। क्या? सिलेक्शन करने की। यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्शन करने की बात आती है। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेते हैं, ठीक है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट हमने यहाँ पे वर्ड ओपन किया और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, रेंडमली कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं। एक पैराग्राफ चाहिए ना, तो हम रेंडम फंक्शन लगाइए और 1 लिखिए और इंटर मारिए तो 1 पैराग्राफ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 मारा होता, यहाँ पे 2 मारा होता, लिखा होता और 2 लिखने के बाद इंटर प्रेस करते तो 2 पैराग्राफ आता, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ ले लिया और एक पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे एक मिनट, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ आ गया। तो अभी हम क्या बताने वाले हैं कि हाँ, सिलेक्शन की बातें भाई। तो सेलेक्ट करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे बोला कि डबल क्लिक करो ना, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं, हमने माउस से डबल क्लिक किया, ये देखिए ये डबल क्लिक किया तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये देखिए कहाँ गया भाई, कहाँ चले गए क्वेश्चन साहब। ये अपना क्वेश्चंस ये है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है डबल क्लिकिंग ए वर्ड। तो अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो एक कंप्लीट वर्ड सेलेक्ट होता है, ये बता रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो एक कंप्लीट वर्ड सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये हो रहा है। अगर आपको एक वर्ड करना है सेलेक्ट तो कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या होगा। तो देखिए हम आपको शॉर्टकट की भी बताते जाते हैं, ध्यान देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, ठीक है। अगर माउस से क्या करते हैं, माउस से डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, 1 वर्ड और सेलेक्ट, 1 वर्ड सेलेक्ट होगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ठीक है। तो ये 1 वर्ड सेलेक्ट होगा। फिर अगर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम
F8 को 2 बार प्रेस करते हैं, क्या F8 फंक्शन की को, मतलब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम फंक्शन की F8 को 2 टाइम्स, क्या 2 टाइम प्रेस करते हैं तो क्या होगा, इससे क्या होगा बताइए, इससे भी 1 वर्ड सेलेक्ट होता है, क्या होता है 1 वर्ड सेलेक्ट होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है कि अगली बार यही क्वेश्चन पूछ ले कि क्या होता है इससे, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, 1 वर्ड सेलेक्ट होता है। क्या F2 को अगर आप 2 बार 2 टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 1 वर्ड सेलेक्ट होगा। अब देखिए ध्यान से, और अगर हम F8 को कितनी बार प्रेस करेंगे, F8 को हमने प्रेस किया 1 2 3, 3 बार प्रेस किया। आप ध्यान से देखिएगा, हमने F8 को 3 टाइम प्रेस किया तो क्या हो रहा है, 1 सेंटेंस सेलेक्ट होता है। देखिए अपना सेंटेंस क्लोज कहाँ पे हुआ है, डॉक्यूमेंट के यहाँ पे, और स्टार्ट यहाँ पे हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप F8 को 3 टाइम्स, क्या F8 को 3 टाइम्स प्रेस करते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स प्रेस करते हैं तो क्या होता है, 1 सेंटेंस सेलेक्ट होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आप F8 को 4 बार प्रेस करिए, ठीक है, आइए करते हैं 1 2 3 4, 4 बार प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो अगर आप F8 को 4 बार प्रेस करेंगे, 4 टाइम प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, क्या होता है, 1 पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तो ये भी ध्यान से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप F8 को, क्या F8 को कितनी बार प्रेस करते हो आप, 4 टाइम प्रेस करते हो, 4 बार प्रेस करते हो तो क्या होता है इससे, तो इससे होता है 1 पैराग्राफ, ठीक है, ये 1 पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, ठीक है, ये 1 पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। अगर आप F8 को 5 टाइम प्रेस करते हो, आइए करते हैं 1 2 3 4 5। अब क्या हुआ भाई, तो अगर आप F8 को 5 टाइम प्रेस करते हैं तो होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है, जिस तरह से कंट्रोल+ आप A करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि F8 को अगर आप 5 बार प्रेस करते हो तो क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम F8 को कितनी बार प्रेस करवा रहे हैं आपसे, 5 टाइम, ओके, कितनी बार, 5 टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो इससे क्या होता है, होल यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट, क्या DOCUMENT, ओके, होल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आपको हमने बताया, और इसलिए बताया क्योंकि आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डबल क्लिक करने से क्या सेलेक्ट होता है, माउस से करने से क्या होता है, सेलेक्ट 1 कंप्लीट वर्ड, एक कंप्लीट वर्ड सेलेक्ट होता है। तो ये तो माउस से डबल क्लिक करने के लिए बोला था भाई। अगर अगली बार हो सकता है कि कीबोर्ड शॉर्टकट की पूछ ले तो क्या करोगे आप, ठीक है, तो इसलिए ये शॉर्टकट की भी जानना परम आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आपको ये शॉर्टकट की सीखने में काफ़ी मज़ा आया होगा, और आई थिंक आप उसको अपने रफ पेन से लिख भी लिए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि प्रेसिंग शिफ्ट और डेल, यानी कि शिफ्ट और डिलीट बटन प्रेस करने से क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या दिया है कि डिलीट दी फाइल विदाउट थ्रोइंग इनटू रिसाइकल बिन, यानी कि फाइल को आप डिलीट कर सकते हो बिना रिसाइकल बिन में भेजे। चूँकि देखिए क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर से कोई भी फाइल को क्या करते हैं, कंप्यूटर से कोई भी फाइल को हम डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर में एक क्या होता है, रिसाइकल बिन होता है। तो रिसाइकल बिन में जा कर के क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। फिर अगर हम उसे आवश्यकता पड़ने पर वापस लाना चाहते हैं तो रिसाइकल बिन से हम वापस ला सकते हैं। परंतु अगर इस फाइल को आप शिफ्ट दबा करके, क्या प्रेस करके, शिफ्ट दबा करके आप डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगा,
मतलब ये फाइल आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। इसलिए हमें कंप्यूटर से फाइलों को परमानेंट यानी कि शिफ्ट के साथ बहुत ही सोच समझ करके डिलीट करना चाहिए, नहीं तो आपको रिसाइकल बिन से भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ प्रेस करते हैं कंप्यूटर की फाइल को डिलीट करने के लिए, तो क्या होता है कि फाइल बिना रिसाइकल बिन में जाए डिलीट हो जाएगी, मतलब परमानेंट डिलीट हो जाएगी। देखिए कभी कभी आंसर ऐसा भी दे देता है कि डिलीट परमानेंट फाइल, यानी कि फाइल को आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे दे दिया है कि बिना रिसाइकल बिन में भेजे फाइल हट जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपको ये तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर आप कंप्यूटर से किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करना आपको चाहिए। तो ठीक है, आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो मज़ा आएगा थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारी ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, हमारी ये फाइल पड़ी हुई है और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम डिलीट कर देते हैं इसको। हमने ये डिलीट किया, ठीक है, क्या दबा के, शिफ्ट दबा के हमने इसको डिलीट किया। अब हम इस रिसाइकल बिन में देखना चाहते हैं क्या रिसाइकल बिन में है क्या, तो अपना ये है रिसाइकल बिन। ठीक है, ये अपना रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन में हमने क्लिक किया तो ये देखिए आपको रिसाइकल बिन में वो फाइल नहीं मिलेगी। ठीक है, चूंकि हमने क्या प्रेस करके किया है, शिफ्ट दबा करके हमने डिलीट किया, इसलिए आपको रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगी। इसलिए फाइल को बहुत ही सोच समझ कर शिफ्ट के साथ डिलीट करना चाहिए, अदरवाइज आपको रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये काफ़ी समझ में आ गया होगा। अगर आप केवल डिलीट कर दे तो वो रिसाइकल बिन में मिल जाती, वापस आप उसको रिस्टोर कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किसकी मदद से ग्राफिक्स आउटपुट उत्पादित किया जा सकता है। तो जो प्लॉटर होता है, बड़े बड़े होल्डिंग्स पंपलेट छपते हैं, होर्डिंग्स वगैरह, तो प्लॉटर का मदद करके, और इसमें ये होता है कि जो ग्राफिक्स होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिक्स का अच्छी ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्राफिक्स आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, तो इसके लिए कौन सा प्रिंटर यूज होता है, प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्लॉटर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको डायग्राम एक दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉटर कहते हैं। और इस प्लॉटर के द्वारा जो इमेज क्रिएट होती है, जो ग्राफिक्स प्रोड्यूस होता है, तो इसकी क्वालिटी बेहतर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ग्राफिक्स, अच्छे ग्राफिक्स के आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे प्लॉटर का डायग्राम भी दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट प्रेस, मतलब अगर आपके पास कोई पहले से फाइल सेव है, उसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमने ये नोटपैड ओपन किया हुआ है, आप चाहते हैं कि पहले से जो फाइल हमारी सेव है उसको ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल पे जाइए और यहाँ पे देखिए लिखा है ओपन। ओपन यानी कि फाइल को, पुरानी फाइल जो हमारी सेव्ड है उसको ओपन करना, खोलना। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या दिया है, कंट्रोल प्लस ओ दिया हुआ है। तो कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो ये क्या खुल जाएगा, यहाँ पर फाइल को ओपन करने के लिए ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और जो भी हम फाइल ओपन करना चाहते हैं और वहाँ पर क्लिक करने पे वो फाइल ओपन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये शॉर्टकट की समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ड्रॉप कैप ऑप्शन इज फाउंड इन, मतलब कि जो ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है तो ये कहाँ मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये ड्रॉप कैप जो ऑप्शन होता है, तो ये सही बात है कि फॉर्मेट में ही मिलेगा, परंतु यहाँ पर ये सभी जो ऑप्शन आपको दिए हैं ना, तो ये सभी क्या है, ये सभी मेनू है। क्या है ये सभी मेनू है। कौन कौन से मेनू, इंसर्ट मेनू होता है, फॉर्मेट मेनू होता है, एडिट मेनू होता है, टूल्स मेनू होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो दो वर्जन 2007 या 2007 से अधिक वर्जन यूज़ कर रहे हैं एमएस वर्ड का, ये क्या है, वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर 2007 या 2007 से, क्या 2007
या 2007 से अधिक वाला वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे मेनू नहीं बल्कि टैब कहेंगे, तो वहाँ पे टैब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना ड्रॉप कैप होता है तो 2007 से कम वाला वर्जन जैसे कि 2003 2000 वर्जन MS ऑफिस के, MS वर्ड के, तो वहाँ पे फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत आपको ड्रॉप कैप मिलता है। तो आप अब बात ये आती है कि अगर आप 2007 या 2010 या 16 ये यूज़ कर रहे हैं तब किस ग्रुप में मिलेगा, यानी कि किस टैब में मिलेगा। तो आइए आपको हम दिखा देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लीजिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आपको दिखा देते हैं कि इंसर्ट में आप जाएंगे और इंसर्ट मेनू, इंसर्ट टैब में और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर इंसर्ट टैब में आपको दिखा देते हैं, ये है ड्रॉप कैप, ठीक है। ये है इंसर्ट टैब हमारा खुला हुआ है और ये है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप होता क्या है? ड्रॉप कैप क्या होता है, जिससे अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो न्यूज़पेपर का जो फर्स्ट लेटर होता है तो काफ़ी बड़ा होता है, फर्स्ट लेटर प्रथम अक्षर सबसे बड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप। तो आइए हम ऑन में ड्रॉप कैप लगाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया और ड्रॉप कैप पे हम पे जा करके क्लिक करते हैं। ये देखिए अक्षर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और ड्रॉप कैप दो प्रकार के होते हैं, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम ड्रॉप्ड कर देते हैं। अब ड्रॉप कैप से कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जो ड्रॉप कैप होता है तो ड्रॉप कैप में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने लाइन आते हैं? तो ड्रॉप कैप के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट रूप से कितने आते हैं? 3 लाइन आते हैं। कितने लाइन आते हैं? 3 लाइन। अगर बात ये करता है कि ड्रॉप कैप में मैक्सिमम कितने लाइन हो सकते हैं, ठीक है, तो ड्रॉप कैप में जो मैक्सिमम लाइन होते हैं तो कितने होते हैं? 10 लाइन हो सकते हैं। कितने लाइन हो सकते हैं ड्रॉप कैप में? 10 लाइन, ठीक है। तो चलिए हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए तो 10 लाइन तो नहीं है, डिफ़ॉल्ट रूप से कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। जब आप ड्रॉप कैप लगाएंगे तो अगर ड्रॉप कैप आप हटा देते हो, ठीक है, ड्रॉप कैप हटा दो, नन कर दो, तो नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑन में लगाते हैं ना तो कितने बन जाएंगे? यहाँ पर 3 लाइनें आएंगी, 1 2 3। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ड्रॉप कैप के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट रूप से अगर आप लगाते हैं तो कितनी लाइनें बनती हैं? तो ड्रॉप कैप में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 लाइनें बनती हैं। परंतु अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ड्रॉप कैप के अंतर्गत मैक्सिमम कितने लाइनें हो सकती हैं ड्रॉप कैप के अंतर्गत, तो आइए दिखाते हैं कि ड्रॉप कैप के अंतर्गत मैक्सिमम 10 लाइन हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर आप डालिए, यहाँ पे देखिए कितने लाइन दिया है? 3। आप यहाँ पे कर दीजिए 11 कर दीजिए, ठीक है। हमने भी क्या बताया कि 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। आप 11 डाल के देखिए क्या बताता है। ये बता रहा है कि ड्रॉप कैप जो होता है तो मिनिमम 1 करिए या तो मैक्सिमम 10 करिए। 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 तक ही हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बोल रहा है। अगर ठीक है भैया हम करते हैं 10 कर देते हैं, क्या 10 वो लेगा, एक्सेप्ट करेगा? तो ठीक है, हमने ओके कर दिया 10 डाल के। अब आप गिनिए कि जो ड्रॉप कैप होता है तो ड्रॉप कैप के अंदर मैक्सिमम 10 लाइनें हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन से ज़्यादा नहीं हो सकता। MS वर्ड में मैक्सिमम ड्रॉप कैप की लिमिट कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने काफ़ी चीज़ों को सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ड्रॉप कैप ऑप्शन कहाँ होता है, तो अभी हमने आपको अपने आंखों देखा हाल दिखा दिया कि ड्रॉप कैप अगर 2007 से अधिक वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो इंसर्ट टैब में मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इंसर्ट टैब में जा कर के और वो मिलेगा आपको टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन पे यहाँ पे राइट आंसर मान लिया है, क्या? फॉर्मेट मान लिया है। फॉर्मेट भी सही है, पूछे क्यों? क्योंकि अगर आप 2000 या 2003 यानी कि वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, क्या 2000 या 2003 वाला वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, तब वहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा? फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रॉप कैप वहाँ पे फॉर्मेट में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब आप क्या लगाएंगे? इंसर्ट। तो देखिए यहाँ पे कोई भी वर्जन नहीं बताया है कि ऑफिस के कौन से वर्जन में, ठीक है। तो आपको क्या लगा देना है? फॉर्मेट ही लगा देना है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि 2007 2010 2016 तब फिर आपको क्या करना पड़ता? इंसर्ट लगाना पड़ता। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पेज मेकर, जो पेज मेकर होता है इसका यूज किस लिए करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेज मेकर के द्वारा आप पेज मेकर के द्वारा आपको अगर पंपलेट्स, क्या पेज मेकर के द्वारा अगर आपको पंपलेट्स बनाना है, डिजाइन करना है, या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई सीडी है, सीडी का कवर अगर आपको बनवाना है, ठीक है, तो ऐसे अगर काम करना है आपको तो पेज मेकर इसके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, लोटस दिया है, तो भाई हम यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में लोटस का काम क्या है, लोटस क्या है, ये लोटस आपको बता दें कि स्प्रेड शीट है। क्या है ये, स्प्रेड शीट यानी कि एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल होता है ये लोटस, ये क्या है, डॉस बेस्ड होता है। और लोटस में जो एक्सेल होता है, जो लोटस का स्प्रेड शीट होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, लोटस 1 2 3 होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये डी बेस क्या है, ये डाटाबेस है, तो डाटाबेस का ये प्रिंटिंग प्रेस से कोई मतलब है ही नहीं है। वर्ड परफेक्ट यानी कि ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो यूज होता नहीं है, तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या यूज होता है, पेज मेकर। पेज मेकर के द्वारा आप अपने टेक्स्ट को व्यवस्थित तरीके से और न्यूज़पेपर के अनुसार आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको पंपलेट्स यानी कि पर्चा छापना है, इसके लिए पेज मेकर भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आपको कोई मान लीजिए कि विजिटिंग कार्ड बनाना है, ठीक है, विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाना है तो आप पेज मेकर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शादी कार्ड छपवाना है, शादी कार्ड, ठीक है, ठीक है, वेडिंग कार्ड अगर आपको छपवाना है, ठीक है, तो इसके लिए पेज मेकर सुटेबल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेटाबेस में तो बना नहीं सकते हैं, एक्सेल में तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट यूआई सॉफ्टवेयर होता है कौन सा होता है, पेज मेकर इज बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो पेज मेकर होता है डेस्क टॉप पब्लिशिंग यानी कि डीटीपी प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये पेज मेकर आता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉट डॉट इज एन एक्सटर्नल इंडेक्स ऑफ वेरियस स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रेजेंटेशन का जो बाहरी इंडेक्स होता है तो वो क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड पार्ट्स, यानी कि जो स्लाइड के पार्ट होते हैं वो एक्सटर्नल इंडेक्स होते हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन के। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ए टास्क बार इज यूजली लोकेटेड, मतलब कंप्यूटर में जो टास्क बार होता है तो वो कहाँ होता है, तो कंप्यूटर में जो टास्क बार होता है तो कहाँ होता है, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, टास्क बार कहलाता है। ठीक है, तो आपको हम टास्क बार दिखा देते हैं, टास्क बार कहाँ होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम पेंट ओपन करते हैं, MS पेंट ओपन किया हमने, और यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल V किया। ठीक है, ये कंट्रोल V किया इसको। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार कहते हैं। पूरे इस एरिया को इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ अपना टास्क बार। ठीक है, इसको हमने ये सेलेक्ट किया, ये क्या है, टास्क बार है, इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। अब यहाँ पे जो ये है दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्या कहते हैं, ये एरिया जो होती है नोटिफिकेशन आइकॉन कहलाती है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो हमेशा कहाँ पे दिखाई देता है, टास्क बार पे ही दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको हम दिखा देना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि टास्क बार सामान्यतः कहाँ पे दिखाई देता है, तो स्क्रीन में सबसे नीचे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। स्क्रीन में सबसे नीचे जो पट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, टास्क बार कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछता है कि जब आप किसी कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो सामान्यतः वो कहाँ पे दिखाई देता है, कहाँ पे दिखाई देता है, टाइटल बार पे दिखाई देता है कि टास्क बार पे दिखाई देता है कि नोटिफिकेशन आइकॉन में दिखाई देता है, कहाँ पे देता है, हमेशा वो
टास्क बार पे ही दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रीन में सबसे नीचे दिखाई देता है क्या, टास्क बार दिखाई देता है। तो आपको टास्क बार हमने दिखा दिया क्या होता है। ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार कहते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हो तो वो टास्क बार पे ही दिखाई देता है। अगर आप उसको मिनिमाइज कर देते हैं तो वो भी टास्क बार पे आपको आ जाता है। अगर आप उसको बंद कर देते हो तो टास्क बार पे दिखना बंद हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। इस एरिया को क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट में डबल अंडरलाइन करना है तो क्या करोगे भाई। तो डबल अंडरलाइन के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है। आइए दिखाते हैं क्या बोल रहा है करने के लिए, डबल अंडरलाइन। क्या, डबल अंडरलाइन। तो यहाँ पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हो, चलिए आपको हम प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं। ठीक है, चलिए डबल अंडरलाइन करके, तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखा CPCT, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको सिंगल अंडरलाइन करना है तो सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू होता है। क्या, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो सिंगल अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी करिए, क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, ये तब आपका डबल अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो डबल अंडरलाइन क्या होता है, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद क्या देखेंगे कि डबल अंडरलाइन ऐसे बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप कोई सेंटेंस लिखिएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा और आप प्रेस करिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि डबल अंडरलाइन लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डबल अंडरलाइन लग जाएगा। इसको अगर हटाना है तो वही प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो ये डबल अंडरलाइन हट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से क्या होता है, डबल अंडरलाइन आप लगा सकते हो। ठीक है, आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आप इसको प्रैक्टिकली सिस्टम अगर आपके पास है तो प्रैक्टिकली करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं क्वेश्चंस को तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। इन शॉर्टकट कीज़ को आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप इन शॉर्टकट कीज़ को रटिए मत, बल्कि इनका प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके ये शॉर्टकट कीज़ ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि यूजिंग दी चार्ट विजार्ड, मतलब चार्ट विजार्ड का यूज़ करके वन कैन क्विकली एंड इजली रन द, मतलब कि चार्ट विजार्ड का यूज़ करते हुए कोई भी आसानी एवं जल्दी से बदल सकता है। तो क्या कर सकता है, डाटा को चार्ट में बदल सकता है। क्या, डाटा को चार्ट में बदल सकता है, किसका यूज़ करके, चार्ट विजार्ड का यूज़ करके। ओके फ्रेंड्स सपोज हमारे पास ये डाटा है जैसे कि सिटी, रीवा और टेम्परेचर उसका, और यहाँ पे हमने ये डाटा लिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या लिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, सिटी और टेम्परेचर। जैसे रीवा का टेम्परेचर हमने सपोज किया इतना, और यहाँ का टेम्परेचर हमने कर दिया मान लो 45, और यहाँ का टेम्परेचर सपोज कर दिया हमने इतना, इंदौर कर दिया हमने टेम्परेचर इतना। ठीक है, अगर ये हमारा क्या है, डाटा है। ठीक है, इस डाटा को अगर हमें चार्ट में कन्वर्ट करना, ये एक्सेल का क्वेश्चन है। अगर एक्सेल में भी कर सकते हैं और हम वर्ड में भी कर सकते हैं एक्सेल के माध्यम से। तो अगर हमारा ये क्या है, डाटा है, इस डाटा को अगर चार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप जाइए चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा चार्ट है और आपको किस चार्ट में चाहिए, जैसे आपको पाई चार्ट में चाहिए कि बार चार्ट में चाहिए, किस प्रकार के चार्ट में चाहिए आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये डाटा को हम चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे हमने शो किया है, किसका शो किया हुआ है, यहाँ पे ये टेम्परेचर शो किया हुआ है भोपाल 45। तो ये आपको भोपाल 45 सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सबसे ऊंचा है ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आपको डाटा को चार्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको चार्ट विजार्ड का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि यूजिंग दी चार्ट विजार्ड,
चार्ट विजार्ट का यूज़ करके हम आसानी से और जल्दी से डाटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या? डाटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि हमारे पास ये डाटा था, क्या ये सिटी था, उसका टेम्परेचर था, और इस डाटा को हमने चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको इस डॉक्यूमेंटों को या कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+P। तो आप यहाँ पे फाइल पे जाइएगा और फाइल पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा शॉर्टकट की Ctrl+P। तो यहाँ पे प्रिंट मार सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, और कितने नंबर आप पेजेस चाहिए, और अगर सभी पेजेस चाहिए ऑल कर दीजिए। अगर पर्टिकुलर 1 चाहिए तो 1 पेज डाल दीजिए, कितने सेट चाहिए वो नंबर आप कॉपीज डाल सकते हैं। कुल मिलाकर के आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+P होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+P हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन ये है। ओके 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 ये है, ठीक है, हाँ गुड, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, देखिए तो जरा, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फार्मूला इन अ सेल द यूजर मस्ट बिगिन विथ एन ऑपरेटर सच एज। मतलब कि अगर आप एक्सेल आप यूज़ कर रहे हैं और एक्सेल में अगर आप कोई भी फार्मूला स्टार्ट करना चाहते हैं तो फार्मूला को किस चिन्ह से स्टार्ट किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फार्मूला होता है हमेशा इक्वल सिंबल से स्टार्ट होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, अगर आप बेसिक कंप्यूटर आप सीख रहे हैं तो अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित होगा। लेकिन जो लगातार करते जा रहे हैं तो इनके लिए तो काफ़ी आसान क्वेश्चन ये सब साबित होंगे। फ्रेंड्स, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद डेली आप हमारी वीडियो देखिए ताकि आप आसानी से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और साथ में प्रैक्टिकली कंप्यूटर के प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं, और कहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को कर लेते हो तो आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको हम देखते हैं कि एक्सेल में जो फार्मूला होता है तो इक्वल से स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको एक्सेल ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक्सेल ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर देते हैं, और ये अपना एक्सेल है, ओपन है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, आपके सिस्टम अगर होगा तो विंडो आर प्रेस करके और EXCEL एक्सेल प्रेस करिए, एक्सेल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 12 लिखा और यहाँ पे हमने लिखा 13 लिखा। ठीक है, दोनों को आपको ऐड करना है, कहीं भी किसी भी सेल पे ऐड करना है तो आप इक्वल टू लगाइए। क्या लगाइए? इक्वल टू लगाइए। और यहाँ पे किस सेल पे है? ये A1 सेल पे है, प्लस आपको क्या लगाना पड़ेगा? ये B1 सेल पे है, इंटर मार दीजिए तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फार्मूला हो, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, अगर आपको स्टार्ट करना है, लगाना है तो हमेशा इक्वल सिंबल से ही आना चाहिए, इक्वल सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप इक्वल नहीं लगाते हो तो क्या होगा? तो वो रिजल्ट नहीं देगा, आपको आंसर नहीं देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सीधे कितना कर देते हो? 12 + 13 कर देते हो। ठीक है, तो ये भी आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि रूल ही है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला फंक्शन अगर आप लगाना चाहते हैं, सूत्र लगाना चाहते हैं तो हमेशा इक्वल से ही स्टार्ट करिए, और इक्वल से स्टार्ट करके मार देंगे इंटर तो वो कैलकुलेट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर डाटा टाइप शुड बी। मतलब कि अगर आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो डाटा टाइप किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जब सॉफ्टवेयर बनता है तो सॉफ्टवेयर के बैक एंड में डाटा को स्टोर करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो डाटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, तो डाटाबेस का एग्जांपल देते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, SQL सर्वर, MySQL, ठीक है, ओरेकल, ठीक है, ये सभी क्या है? डाटाबेस हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे
MS ऑफिस की बात करते हैं तो MS ऑफिस के अंतर्गत जो डाटाबेस यूज आता है तो वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्या, एक्सेस। तो अगर आपको कोई भी इमेज यानी कि कोई भी पिक्चर अगर आपको स्टोर करना है तो किस प्रकार का डाटा आपको डाटा टाइप लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको OLE डाटा टाइप लेना पड़ेगा। सपोज जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक डाटा लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी होगी और उसका स्टूडेंट का नाम होगा, ठीक है। स्टूडेंट का क्या होगा, नाम होगा, और उसकी क्या होगी यहाँ पे फीस होगी, क्या होगी, फीस होगी। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए, फोटो होना चाहिए डेटाबेस में, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया आईडी, मान लिया 101 ले लिया, स्टूडेंट नेम हमने ले लिया सपोज यहाँ पे ले लिया जॉन, ओके, हमने ले लिया जॉन। और यहाँ पे ले लिया हमने फीस ले लिया उसकी सपोज 5000, ठीक है। और यहाँ पे जॉन की हमें क्या लगाना है, फोटो लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है यहाँ पे, जॉन की फोटो लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो क्या है, आईडी, स्टूडेंट नेम, फीस और फोटो, इनको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, यानी कि फील्ड नेम बोलेंगे, ठीक है। तो संबंधित फील्ड में आपको किस प्रकार का डाटा डालना है उसके डाटा टाइप को हमें डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आपको आईडी में क्या डालना है, इंटीजर प्रकार की वैल्यू डालना है, नंबर वैल्यू डालना है, तो आपको डाटा टाइप का डालना पड़ेगा नंबर। स्टूडेंट नेम में आपको क्या डालना है, टेक्स्ट प्रकार का डाटा डालना है, इसलिए यहाँ पे डाटा टाइप क्या हो जाएगा, इसका टेक्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पे फीस आपने डाला है कितना, नंबर में डाला है, इसलिए जो फीस नाम का जो फील्ड होगा इसका जो डाटा टाइप होगा क्या होगा, नंबर होगा, क्योंकि आप फीस नंबर में डालेंगे, XYZ में तो डालेंगे नहीं। इसके बाद इसी तरह से बात आती है, अगर स्टूडेंट का फोटो डालते हो तो फोटो आप तो न तो नंबर में डालोगे न तो आप टेक्स्ट में डालोगे, तो जो इसका डाटा टाइप होगा, फोटो का जो डाटा टाइप होगा तो कौन सा होगा, OLE होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एबेंडिंग होगा, ठीक है। तो OLE। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से हम करते हैं, ये यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे आइए हम ले लेते हैं, राइट क्लिक किया हमने, डिजाइन व्यू पे जाते हैं, टेबल का नाम दे दिया हमने, जैसे मान लो CPCT और स्टूडेंट, ओके, CPCT स्टूडेंट देता हूँ। और यहाँ पे हमने ले लिया आईडी ऑटोमेटिक लेगा, ऑटो नंबर लेगा, ये है डेटा टाइप। इसके बाद हमने ले लिया स्टूडेंट नेम ले लिया, ठीक है, स्टूडेंट नेम। तो जो स्टूडेंट नेम होगा तो किस में लेंगे हम, टेक्स्ट में लेंगे। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि MS एक्सेस में कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं, टेक्स्ट होता है, मेमो होता है, और नंबर होता है, टाइम डेट होता है, करेंसी होता है, ऑटो नंबर होता है, यस नो होता है, OLE ऑब्जेक्ट होता है, हाइपर लिंक होता है, अटैचमेंट होता है, कैलकुलेटर होता है, और कैलकुलेटर होता है, और लुकअप विजार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब नाम डालना होगा तो क्या लेंगे, टेक्स्ट लेंगे। इसके बाद अगर आपको लेना है क्या, फीस लेना है, ठीक है। तो फीस आप नंबर में नहीं, आप किसमें, टेक्स्ट में नहीं बल्कि नंबर में लेंगे, किसमें लेंगे, नंबर में, क्योंकि आपको फीस नंबर में डालना है, तो डेटा टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आपको क्या लगाना है, फोटो लगाना है, क्या लगाना है, फोटो लगाना है। तो यहाँ पे फोटो हो गया, ठीक है, ये आपको क्या लगाना है, फोटो लगाना है कैंडिडेट की। तो यहाँ पे जो डाटा टाइप होगा क्या होगा, OLE ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, OLE ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है, डाटा टाइप ले लिया। अब इसको हम कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ये सब सेव हो गया है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज कर देते हैं, दोबारा हम इसको ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट हमने ले लिया यहाँ पे नाम जॉन ले लिया, क्या ले लिया, स्टूडेंट का नाम जॉन। इसके बाद उसकी फीस कितनी है, तो उसकी फीस हम सपोज कर देते हैं 5000, तो हम इस पर लिखते हैं 5000, ठीक है, हमने 5000 लिखा। अब इंटर मारेंगे तो ये देखिए नो, ये बोला कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप 5000 मत डालिए, आप डालना है तो आप नंबर में डालिए, क्योंकि आप नंबर में डाटा टाइप लिए हो, ठीक है। जो फीस की जो डाटा टाइप थी नंबर में लिए थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीस है तो हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे, कैसे वैल्यू डालेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाला 5000, ठीक है। बात समझ आ रही है कि डाटा टाइप क्या होता है, किस प्रकार के डाटा को स्टोर करना है, ये डाटा टाइप डिफाइन करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने फीस ले लिया डाटा टाइप के रूप में 5000, डाटा टाइप के रूप में, यानी कि नंबर प्रकार का डाटा टाइप हो गया। अब बात आती है फोटो। तो अगर आपको फोटो इंसर्ट करना है, ठीक है, तो फोटो इंसर्ट करने के लिए क्या आप यूज़ करेंगे, OLE ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या लेंगे, OLE ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे जा करके इमेज इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद आप
आपके सिस्टम में जो भी फ़ोटो पड़ी है, कैंडिडेट की फ़ोटो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हम ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये अपना कैंडिडेट का फ़ोटो है सपोज। ठीक है, ये, और यहाँ से हम अपने कंप्यूटर से भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना तो ये कैंडिडेट की फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो हम अपने सिस्टम से भी ब्राउज कर सकते थे। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर डाटा टाइप शुड बी, अगर आपको पिक्चर प्रकार का डाटा इंसर्ट करना है तो किस प्रकार के डाटा टाइप यूज़ करना चाहिए? OLE प्रकार का डाटा टाइप यूज़ करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हाइपर लिंक का यूज़ क्यों करेंगे? तो अगर आप यहाँ पे ईमेल कैंडिडेट का क्या लेना चाहते हैं, ईमेल आईडी, अगर उसकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट लेना चाहते हैं, तो अगर लिंक क्रिएट करने के लिए हम हाइपर लिंक का लेते हैं। और यस नो का यूज़ किस लिए होता है? तो यस नो का जो यूज होता है तो वो होता है कि यस या नो में वैल्यू देने के लिए। जैसे उसकी फीस जमा है कि नहीं, तो यस जमा है तो यस, नहीं जमा है तो नो, यस नो। पिक्चर प्रकार का डाटा टाइप तो होता नहीं है, आपको हमने दिखा दिया कि पिक्चर नाम का डाटा टाइप तो है ही नहीं है। ठीक है, बाकी ये 3 होते हैं और उसमें से OLE का भी यूज होता है पिक्चर प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाइकल बिन प्रोवाइड्स दी एडवांटेज ऑफ, मतलब जो रिसाइकल बिन होता है तो क्या फैसिलिटी, क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है? तो रिसाइकल बिन क्या काम करता है कि रिसाइकल बिन में गए डाटा को हम वापस इसको रिस्टोरिंग डिलीटेड डाटा, यानी कि जो डाटा डिलीट हो जाता है उसको हम वापस क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो रिस्टोरिंग डिलीटेड डाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, तो आई थिंक आपसे ये बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये सेशन में हम आपको पूरा 100% प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, इसलिए हम पूरा दिखाएंगे आपको। चलिए इसका नाम हम बदल देते हैं, 1 कर देते हैं, ताकि वो आप फर्स्ट पे दिखाई दे। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, इस फाइल 1 नाम की जो फाइल है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमने डिलीट किया। ठीक है, अब ये रिसाइकल बिन में कहाँ से मिलेगा? ये आपको रिसाइकल बिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रिसाइकल बिन है। इसके अंदर हमने ओपन किया तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, ये है 1 नाम की फाइल जो हमने डिलीट किया था ना, ये देखिए ये है, यहाँ पे आ गया। इसको वापस चाहिए ना तो राइट क्लिक करिए और रिस्टोर कर दीजिए और ये वापस आपको यहाँ से फिर से मिल जाएगा। ये फाइल वापस आपको ये मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर आपको रिसाइकल बिन एडवांटेज क्या प्रोवाइड करता है कि हम फाइल को वापस ला सकते हैं, जो फाइल डिलीट हो गई है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेनू इज selected to cut copy and paste, what menu is selected to cut copy paste। अगर आपको कट कॉपी पेस्ट यूज़ करना है तो किस मेनू को सेलेक्ट करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे कौन सा मेनू? एडिट पे जाइए। एडिट पे जब जाएंगे तो आपको कट, कॉपी, पेस्ट ये सभी ऑप्शन कहाँ मिलते हैं? आपको एडिट मेनू पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? एडिट मेनू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर, ब्राउजर कौन सा नहीं है? ठीक है, क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउजर, ब्राउजर कौन सा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्राउजर जो है विंडोज एक्सपी नहीं है। ठीक है, विंडोज एक्सपी ब्राउजर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। और C++ क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पावर कार्ड ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी ब्राउजर नहीं है। तो यहाँ पे जो IE8 यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 ये क्या है? ब्राउज़र है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो मैं एक शॉर्ट करके बताता हूँ। विंडो R प्रेस करिए और यहाँ पे लिखिए IEXPLORE, आई एक्सप्लोर, और आई एक्सप्लोरर लिखने के बाद इंटर मारिए तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो गया। तो ये जो आई एक्सप्लोर था, विंडो आर प्रेस किया हमने, ये जो आई एक्सप्लोर है तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की एप्लीकेशन फाइल है, EXE फाइल है, इसलिए यहाँ पे रन पे लिखने के बाद ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा वेब ब्राउजर है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेब ब्राउजर केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है, IE मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो कई ब्राउजर हैं जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा, ठीक है, और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोबाइल SMS कैन नॉट कंटेन, यानी कि जो एक मोबाइल का SMS मैसेज जो होता है तो क्या कंटेन नहीं करता है। देखिए, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी होते हैं, लेकिन वीडियो SMS के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आपको करना है तो फिर मल्टीमीडिया मैसेज करना है तो करो, नहीं तो फिर सिंपल मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में वीडियो नहीं जाएगी। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल यूजेस, ठीक है। जो ग्लोबल सिस्टम फॉर जो ग्लोबल सिस्टम होता है तो मोबाइल का यूज़ करता है, तो ये नैरो बैंड TDMA यूज़ करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, नैरो बैंड TDMA। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग HTML, यानी कि जो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है, इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि यह क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये तो नहीं होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि HTML के संदर्भ में क्या सही है, इट इज़ नॉट ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल, मतलब कि जो HTML है वो वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, यानी कि ये MS वर्ड नहीं है, ठीक है, ये तो सत्य है। फिर टैग सिमेंटिक्स आर फिक्स्ड, यानी कि जो इसमें टैग्स होते हैं तो फिक्स होते हैं, ये भी सही बात है। टैग सेट आर फिक्स्ड, जो टैग सेट्स होते हैं ये भी फिक्स होते हैं, लेकिन ये क्या बोला, गलत क्या है इसमें, तो गलत इसमें ये है कि जो HTML है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, ये स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो HTML होता है तो वेब पेज को डिजाइन के करने के काम में आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब डॉक्यूमेंट्स और रिटन इन, हमने अभी जस्ट बताया, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि जो HTML होता है तो ये HTML का यूज होता है वेब डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए, यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग का जो काम होता है, वेब पेज को डिजाइन करने का जो काम होता है, तो वो HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है कोबोल दिया गया है। तो जो कोबोल होता है, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसका जो डेवलपमेंट है तो 1969 में किया गया था, और जो इसका डेवलपमेंट है तो ग्रेस हॉपर के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आता है C++। तो C++ का जो डेवलपमेंट है तो बाजार ने स्टॉप के द्वारा किया गया था, और जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका विकास किया गया था डेनिस रिची के द्वारा 1972 में किया गया था। इसके बाद जो HTML है तो HTML का यूज होता है वेब पेज को डिजाइन करने का काम आता है, और टिम बर्नर्स-ली ने इसका डेवलपमेंट किया गया के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है तो जो वेब डॉक्यूमेंट होता है तो वो HTML के द्वारा लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which tag is used to hyperlink on the web page thought HTML language। तो HTML लैंग्वेज के माध्यम से अगर आपको एक हाइपर लिंक क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके ही दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे हम एक नोटपैड खोल लेते हैं, ठीक है, नोटपैड खोला, और नोटपैड खोलने के बाद देखिए HTML में बनता है ये,
तो HTML टैग को हमने ओपन किया और यहाँ पर HTML टैग को हमने क्लोज किया और यहाँ पे हम एंकर टैग लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एंकर टैग है। ठीक है, तो एंकर टैग ओपन होता है। ठीक है, एंकर टैग ओपन और एंकर टैग क्लोज किया और इसके बाद यहाँ पे लिखा होता है, ये थोड़ा डैश होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये ए के साथ यश अटैच नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए ए के साथ यश को अटैच कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है, थोड़ा स्पेस मारेंगे, कम से कम एक या एक से अधिक स्पेस होना चाहिए और HREF यानी कि हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पर किस लिंक पे जाना है, कौन सी लिंक क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया www.google.com। ठीक है, ये लिंक दे दिया। ठीक है, google.com और यहाँ पे लिखा क्या रहे, तो यहाँ पे लिखा रहे क्लिक हियर टू ओपन गूगल। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको हम कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, जो HTML की जो फाइल होती है तो उसको हम दो एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं, पहला ये HTML और दूसरा STM, तो किसी एक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया नाम माय CP, हमने कर दिया माय एग्ज़ाम। ठीक है, माय एग्ज़ाम और .html से हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा है, रखा है कहाँ पे, माय एग्ज़ाम नाम से। ठीक है, माय एग्ज़ाम नाम से कहाँ पे गया फाइल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने एक वेब पेज सेट किया HTML के माध्यम से। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू ओपन गूगल, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये गूगल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी कि ये लिंक क्रिएट हो गया। किसके माध्यम से क्रिएट हुआ है, ये रेफरेंस के माध्यम से यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि अगर आपको हाइपर लिंक क्रिएट करना है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, HREF हाइपर रेफरेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HREF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following function is used to quit from ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट से अगर आपको बाहर जाना है तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं साइन आउट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, .org इज अ डोमेन ID which may be used for। जो .org डोमेन नेम होता है तो किसके लिए यूज होता है, तो ये NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org का यूज होता है। .com जो डोमेन होता है वो कॉमर्शियल के लिए होता है। .in जो डोमेन होता है इंडिया के लिए डोमेन नेम यूज होता है। ठीक है, और .edu जो होता है वो एजुकेशन के लिए डोमेन नेम यूज होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि .org किसके लिए होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन, NGO वगैरह के लिए .org डोमेन नेम का यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। Which of the following protocol provides information about message sent by email। अगर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल द्वारा भेजे गए मैसेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो कौन सा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पे बता रहा है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रूल होता है। और SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉमर्शियल लैंग्वेज यूज्ड। जो कॉमर्शियल लैंग्वेज होती है तो कौन सी यूज होती है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोबोल को नहीं बताया। तो कोबोल क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये जो फोर्ट्रान है तो यहाँ पे गलत दिया है, क्योंकि जो फोर्ट्रान होता है तो फार्मूला ट्रांसलेशन ये होता है साइंटिफिक यूज़ के लिए, वैज्ञानिक कार्यों के लिए, उनके यूज़ के लिए यूज़ होता था।
फार्मूला ट्रांसलेशन इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और जबकि ये जो कोबोल है, तो कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, यानी कि कॉमर्शियली पर्पज, वाणिज्यिक यूज़ के लिए कोबोल का यूज किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP is responsible for dividing the message into packet on source computer where IP is responsible for। मतलब कि जो TCP सोर्स कंप्यूटर पर मैसेज को पैकेट में विभाजित करने में कौन जिम्मेदार है, जबकि IP डॉट डॉट के लिए एक जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा क्या, राइट हो जाएगा हैंडलिंग द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंडलिंग द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 192 सिस्ट 2001-23 क्या है, तो ये क्या है, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस कुल कितने प्रकार के होते हैं, 5 क्लास होते हैं। आईपी एड्रेस की कुल कितनी क्लास होती है, 5 क्लास होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ टेली कम्युनिकेशन डिवाइस इज, मतलब कि टेली कम्युनिकेशन यंत्र का एक उदाहरण क्या है, तो कीबोर्ड नहीं है, प्रिंटर नहीं है, माउस नहीं है, क्या है, मॉडेम। और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉट डॉट मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि डॉट डॉट दर्शिका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इस्तेमाल को बताती है। तो जो यूज़र गाइडलाइन होती है, तो ये बताती है कि आपको संबंधी जो सॉफ्टवेयर है कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यू क्या होता है, यूज़र गाइडलाइन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राउटर, राउटर के संदर्भ में कौन सा गलत है। तो देखिए कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सा गलत है किसके संदर्भ में, राउटर के संदर्भ में। तो देखिए यहाँ पे सही क्या क्या है कि इट यूज लॉजिकल एड्रेस, यानी कि जो राउटर होता है तो लॉजिकल एड्रेस को यूज़ करता है, यानी कि आईपी एड्रेस यूज़ करता है। ठीक है, इसके बाद इट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो राउटर होता है तो डिफरेंट प्रकार के जो आईपीज होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन लिंक ईथरनेट टू मेन फ्रेम, यानी कि ये जो ईथरनेट से मेन फ्रेम में ये लिंक कर सकता है। ठीक है, ये तो सही है। गलत क्या है, बोल रहा है कि इट यूज फिजिकल एड्रेस, यानी कि ये बोल रहा है कि राउटर फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस को यूज़ करता है, फिजिकल एड्रेस यूज़ करता है, जबकि ये गलत है। तो राउटर क्या यूज़ करता है, लॉजिकल एड्रेस को यूज़ करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाए राइट आंसर हो जाएगा इट यूजेस फिजिकल एड्रेस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है a device that connect dissimilar network is called, मतलब कि एक विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने वाला यंत्र क्या कहलाता है, गेटवे कहलाता है। तो गेटवे क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए कि दो नेटवर्क हैं, ठीक है, दो नेटवर्क हैं, ये डिफरेंट प्रकार का है, ठीक है, और ये डिफरेंट प्रकार का है, ये भी डिफरेंट प्रकार का है। ठीक है, इनको आपस में अगर जोड़ना है, इसके लिए क्या यूज़ होता है, गेटवे का यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यानी कि एक प्रकार के नेटवर्क को दूसरे प्रकार के नेटवर्क से कनेक्टिविटी करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, गेटवे का यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर गेटवे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जंक ईमेल को हम स्पैम ईमेल भी कहते हैं। ठीक है, जंक ईमेल यानी कि जंक ईमेल क्या होते हैं, जो फालतू एसएमएस आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, वो क्या कहलाते हैं, जंक या स्पैम मैसेज कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वे संदेश जो किसी विशिष्ट वेबसाइट पर यूजर की गतिविधियों की जानकारी रखते हैं, जैसे कि कुकीज़ क्या होते हैं, यूजर की आईडी और पासवर्ड को स्टोर करके रखना, ये क्या होता है, कुकीज़ का काम होता है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउजर पे, ये सभी चीज़ें कैसे ब्राउजर पे होती है। ठीक है,
तो आईडी पासवर्ड को स्टोर करके रखना कुकीज़ के माध्यम से ये संभव होता है। तो वो संदेश जो किसी विशिष्ट वेबसाइट पर यूजर की गतिविधियों को जानकारी रखता है वो क्या कहलाता है, कुकीज़ कहलाता है। यानी कुकीज़ पूरी यूजर की जो एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ पे सर्चिंग कर रहा है और क्या सेशन स्टोर कर रहा है, ये पूरी सब चीज़ें कुकीज़ स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसके बाद एन ईमेल अटैचमेंट इज़ क्या होता है, सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट along with एन ईमेल। मतलब एक ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, तो ईमेल अटैचमेंट क्या होता है कि ईमेल के साथ भेजा हुआ एक अलग डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी कोई ईमेल आईडी है, उस पर अगर आप कोई डाटा भेजते हो अलग से, तो वो क्या कहलाएगा, ईमेल के साथ एक अलग से डॉक्यूमेंट भेजा हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द एनआईसी मैन्युफैक्चरर असाइन ए यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच एनआईसी कार्ड दिस। तो जो एनआईसी कार्ड होता है, आप कंप्यूटर में देखेंगे तो क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिससे लैन चलता है, तो इसको जो कंपनी होती है जब मैन्युफैक्चरिंग करती है, जब सिस्टम बनाती है, तभी एनआईसी कार्ड को वो लगा देती है और उसका एक विशेष एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम मैक एड्रेस कहते हैं, मल्टीमीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीमीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट कैन हैंडल कनेक्शन बिटवीन टू आर मोर पैकेट स्विच्ड नेटवर्क इज। तो मतलब कि एक विशेष उपयोगी कंप्यूटर जो दो या दो से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क के कनेक्शन को हैंडल करता है, उसको क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉट डॉट इज यूज टू आइडेंटिफाई यूजर हु रिटर्न ए वेबसाइट। तो वेबसाइट पर लौटने वाली यूजर की पहचान कौन कराता है, ये कुकीज़ कहलाता है। क्या कहलाता है, कुकीज़ कराता है। आइडेंटिफाई कौन कराता है, कुकीज़। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुकीज़ शायद रिपीट हो रहा है, प्रीवियस में हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हिच वन आउट ऑफ फॉलोइंग एम्पलीफाइज एंड रिस्टोर सिग्नल ऑफ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। मतलब कि लंबी दूरी संचरण के निम्नलिखित में कौन सा सिग्नल का प्रबंधन एवं संरक्षण करता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कोई भी नेटवर्क पर जब डाटा मूव करता है, तो मूव करते करते क्या सिग्नल्स जो होते हैं जो वीक होने लगते हैं, और उन्हीं सिग्नल को रिपीट करने के लिए और उनका जो संरक्षण करता है वो कौन करता है, रिपीटर। यानी कि डाटा को रीजनरेट करता है और उसको सही डेस्टिनेशन पे और सही अवस्था में पहुंचाने का काम करता है। वो कौन होता है, रिपीटर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिपीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फायरवॉल इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क टू सेव। यानी कि जो फायरवॉल होता है, तो फायरवॉल एक दीवार की तरह काम करता है जो कि अनऑथराइज्ड यूजर यानी कि अनऑथराइज्ड अटैक से बचाया जाता है। ठीक है, तो फायरवॉल को अपना क्या कहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनऑथराइज्ड अटैक से बचाता है। कौन बचाता है, फायरवॉल बचाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा इन सीरियल फॉर्म। जो डाटा को ट्रांसमिट सीरियल फॉर्म में किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अगर डाटा पैरेलल पोर्ट में जाता है उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल पोर्ट। अगर सीरियल पोर्ट में जाता है उसको क्या बोलते हैं, सीरियल पोर्ट बोलते हैं। साधारण सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाँ नेक्स्ट, What is the shortcut key used to insert a new worksheet in Microsoft Excel? Microsoft Excel में अगर आपको एक न्यू वर्क सीट इंसर्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी। देखिए, इसके लिए हम आपको दो शॉर्टकट की बताते हैं। यहाँ पे तो दिया हुआ है। पहली बात तो अगर यहाँ पर Alt + IW दिया है तो ये होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा
यहाँ पे कितने सीट हैं आप पे हमको आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने सीट हैं। चलिए एक नया खोल लेते हैं, ठीक है, हमने नया खोला और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट रूप से 3 सीटें हैं, ठीक है। अगर आपको चौथी सीट ऐड करना है ना तो क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस आई डब्ल्यू। तो अल्ट प्लस आई डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये आधी चौथा सीट ऐड हो गया। और दूसरा शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11, यानी कि शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास देखेंगे कि एक्सेल में एक नई सीट और ऐड हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई वर्कबुक और वर्कशीट ऐड करना है तो इसके लिए 2 शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। क्या, अल्ट प्लस आई डब्ल्यू, ठीक है, और दूसरा ऐड कर सकते हैं आप शिफ्ट प्लस F11, सॉरी शिफ्ट प्लस F11। तो ये 2 शॉर्टकट की ऐसे होते हैं जिसके मदद से आप एक्सेल में वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस आई डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं अपन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट प्रवेश करने के लिए हमने बता ही दिया अल्ट प्लस आई डब्ल्यू होता है। इसके बाद गूगल क्रोम क्या होता है ये भी हमने प्रीवियस में डिस्कस कर लिया है। तो ये क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही और ये CPCT के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे पूरे प्रैक्टिकली करके बताया है, दिखाया है और इसी तरह से आपको यहाँ पर हम कई प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। और मेरा ये वादा है कि अगर आप रेगुलर इसी तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो ये दिन दूर नहीं होगा कि जब आप अच्छे अंक से CPCT आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, बाय बाय।